अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसटीएलसी के वाले से। देखें, हमने पहले 3 क्वेश्चन इसको डिफ़ाइन कर चुके थे कि एसटीएलसी क्या होती है, इसका बुनियादी मकसद क्या है। इस नोट्स के मुताबिक हम क्वेश्चन नंबर 4 आज पढ़ने जा रहे हैं। बुनियादी मकसद क्या है एसटीएलसी का, जिसे हम कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसटीएलसी। देखिए बेटा कि पुरानी बुनियादी मकसद एसडीएलसी का ये होता है कि आपको जो सॉफ्टवेयर दिया जाए वो हाई क्वालिटी के मुताबिक हो और यूज़र की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो। यानी यूज़र ने जो आपसे एक्सपेक्ट की थी या यूज़र जो चाहता था आपके उससे, और आपने उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके दिया हो। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो टाइम और कॉस्ट बजट के मुताबिक हो। इसमें ऐसा ना हो बेटा कि हम जो सॉफ्टवेयर तैयार करके दें वो आपसे एक टाइम हमने डिसाइड किया था 1 मंथ का, और कॉस्ट बजट थी हमारे पास 5000 या 50,000, लेकिन जब क्योंकि टाइम एक्सपेंड हुआ और टाइम की वजह से कॉस्ट बजट भी एक्सपेंड हो जाती है। जहाँ 1 मंथ का टाइम था वहाँ पर आपने जो सॉफ्टवेयर तैयार करके दिया वो 1.5 मंथ के अंदर तैयार करके दिया। ज़ाहिर बात है उसकी जब कॉस्ट बजट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस हवाले से बेटा आपने ये ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि हमारा जो आपसे एग्रीमेंट किया जाए कि टाइम और बजट का और उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होना चाहिए। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पहले हम समझते हैं फ्रेमवर्क होता क्या है। बेटा, फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि दोबारा से इस्तेमाल होने वाला रीयूजेबल कंसेप्ट जिसे कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, यानी कि जो पहले से डिफ़ाइन किया गया हो, और रीयूजेबल, आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके असूल, उसके तरीक़ाकार, उसके टूल्स जो हमें सॉफ्टवेयर को बनाने में हमारे मदद फराहम करे। यानी कि एक दफ़ा जो आपने सॉफ्टवेयर किसी कंपनी के लिए बना दिया, अनदर कंपनी आपसे सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, तो बजाय इसके कि आप दोबारा से वो सारी मेहनत करें, ये फ्रेमवर्क हमें वो टूल्स प्रोवाइड करते हैं कि हम उसको उसी को चेंजिंग करके, उसी की कलर कम्बिनेशन चेंज करके, उसी का लोगो चेंज करके हम दोबारा से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी मौजूद होते हैं जो हमारे ऑनलाइन होते हैं जिनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें बेटा, इसकी एग्जांपल है कि जिस तरह ये डिज़ाइन टेम्पलेट आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये भी तो आप देखें ये प्री डिफाइंड है, स्टैंडर्डाइज्ड है। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक किए करके और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपने इस पर क्लिक करके अपना लेबल चेंज करना है, बाकी इसका फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा, आपको दोबारा फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क का बुनियादी मकसद ये होता है कि ये हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कम वक्त के अंदर, कम मेहनत के अंदर आपको बेहतरीन काम जो है वो देता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये हमारा सिस्टम बहुत एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि आपका, मिसाल के तौर अगर कंप्यूटर प्रोग्राम कम मेमोरी इस्तेमाल करे, तेज़ी से नताइज दे, तो हम कहेंगे वो प्रोग्राम एफिशिएंट होता है। तो इसको भी हम यही फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। कंसिस्टेंसी है यकसानियत, यूनिफॉर्म। कंसिस्टेंसी क्या मतलब है कि अगर आप इनपुट दें, अब इनपुट चाहे आप बार कोड के साथ दें, चाहे आप इनपुट कीबोर्ड के साथ दें, रिज़ल्ट आपको सेम प्रोवाइड करे। और उसके बाद है कोड रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि हम इसके कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सकें। जिस तरह एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने एक कोड किसी एक कंपनी के लिए इस्तेमाल किया, अनदर कंपनी का भी कोड उसी तरह का ही है, उसी तरह की कंपनी है। मिसाल के तौर पर मेडिकल स्टोर है, एक कंपनी है, आपने किसी के लिए सॉफ्टवेयर बना के दिया, अनदर मेडिकल स्टोर भी आपसे सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है। दोबारा हमें कोड लिखने के बजाय हम उसी को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं।
देयरफॉर इस तरह क्या होता है कि आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है। हमें भी पता लग जाता है, हमें उसका एक्सपीरियंस हो जाता है कि एक जो सॉफ्टवेयर हमने एक मेडिकल स्टोर का बना के दिया था उसमें क्या चेंजिंग आ रही थी या उनकी क्या चीज़ें थी, हमने इससे भी बेहतर क्या चीज़ लेकर आ सकते हैं। उसके बाद है बेटा मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमने सिस्टम को अपडेट भी कर सकते हैं। अब देखें, जैसे जैसे टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती जाती हैं। कोई आपसे कहता है कि हमारा जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है, आप उनकी मेडिसिन्स जो हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर में से ख़त्म कर दें उस कंपनी के, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ की इस तरह देता हूँ कि जिस तरह आपने कोई एक न्यू बाइक ख़रीदते हैं, अब आपका जब परचेज़ कर दी और परचेज़ करके अब आप घर ले आए, बाद में अब आप उसको मेंटेन करवाते हैं, उसकी डेकोरेशन वगैरह कराते हैं, वो अलग से चार्जेस होते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द एग्जांपल ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क की एग्जांपल बताएं। फॉर एग्जांपल बेटा, कि इमेजिन करें कि आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। अब वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए बजाय इसके कि आप तमाम कोड को दोबारा से लिखें, तो फ्रेमवर्क जो होता है वो हमें ऐसा कोड प्रोवाइड कर देता है, जिसकी एग्जांपल है कि वेबसाइट बनाने के लिए आप क्या करते हो, डी जेंको का इस्तेमाल करते हैं कि बनी बनाई फॉर्मेट होती है, जस्ट आपने अपना डाटा पुट करना है और आपकी जो है वेबसाइट वो तैयार हो जाएगी। डिजांगो जो होता है हमें रेडीमेड फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब किस तरीके से रेडीमेड फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपने किसी पेज का लॉगिन करना है, लॉगिन में क्या होता है, यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह जिस तरह हम इंटर करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो जो चीज़ें हमारी होनी चाहिए, नेसेसरी पार्ट होने चाहिए ताकि हम डेटाबेस को कंट्रोल कर सकें, उसको अपडेट कर सकें, उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें डिलीट करवा सकते हैं, और पेज का टेम्पलेट, और जिस तरीके से आप इसके अंदर जो जो चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, टेम्पलेट होते हैं, बने बनाए डिज़ाइन होते हैं, जस्ट आपने उसमें अपने फॉर्मेट वही रहेगा, लेकिन आपने अपना डाटा को चेंज कर लेना है। बेटा इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि एक घर बनाने के लिए पहले से तैयार शुदा हम क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करते हैं। बजाय इसके कि हम खुद से डिज़ाइन करें, हम क्या करते हैं कि इससे आपका ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, इससे आपका जो है वो वक्त भी बचता है और आपका काम भी आसानी से और तेज़ रफ्तार से हो जाता है। जी बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसडीएलसी के फेजेस। एसडीएलसी के जिसको स्टेजेस भी कहा जाता है, फेजेस भी कहा जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अगर किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसको बनाना है, उसमें कौन कौन से हमें स्टेप जो है वो फॉलो करना ज़रूरी है। फर्स्ट हमारे पास जी है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है कि ये जानने के लिए कि सॉफ्टवेयर को क्या करना है और कस्टमर की क्या ज़रूरत है, इसको कहा जाता है रिक्वायरमेंट्स। अब देखें, कोई आपसे कहता है कि जी हमें इस तरीके से सॉफ्टवेयर जो है वो आपसे बनाना है, हमारी ये चीज़ें बनानी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, इसको कहा जाता है रिक्वायरमेंट्स, जिसमें वो आपको बताता है कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये खूबियाँ हैं, ये होनी चाहिए, या ये डाटा इसमें इस तरीके से काम होना चाहिए, इसको कहा जाता है रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद है बेटा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जिसमें आपने रिक्वायरमेंट्स की जो स्टडी है उसको अपने गौर से देखना है, आपने उसको डिटेल में विज़िट करना है, चेक करना है कि क्या वो काबिल अमल भी है या नहीं। यानी कि जो कस्टमर आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, आपने ये देखना है, आपने जिस तरीके से वो रजिस्टर बेस पर मैन्युअली काम कर रहे थे, आपने उसको जब कन्वर्ट करना है सॉफ्टवेयर में, तो आपने ये देखना है कि रजिस्टर बेस पर किस तरीके से काम कर रहे थे, उनका काम किस तरीके से आसान किया जाए कि उनको कम लिखना पड़े, और जो है वो आपका जो डाटा है, रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेसी भी 100% होनी चाहिए। तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और ये भी हम देखते हैं क्या जो सॉफ्टवेयर वो आपसे बनाना चाहते हैं क्या वो बन भी सकता है कि नहीं बन सकता है, यानी कि वो जिस तरीके से वो चाह रहा था क्या ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं, कहीं वो हवाई फायर तो नहीं मार रहा। तो ये तमाम चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी होती है हमारी, तो वो हमारी कहलाती है एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर के काम का तरीका, जिसमें यूज़र इंटरफेस, डेटाबेस वगैरह की हम समझते हैं, उसको
किस तरीके से काम करेगा। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने फेसबुक का कोई अकाउंट वगैरह आपने यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह आपने लिखना है, पहले आपने देखा होगा उसमें दो ऑप्शन होते हैं, साइन अप का और साइन इन का। साइन अप में आपने अपनी फ़र्स्ट टाइम में अपनी डिटेल वगैरह इंटर करते हैं, जिसमें आप अपना नेम होता है, मिडिल नेम होता है, लास्ट नेम होता है, ईमेल एड्रेस होता है, पासवर्ड होता है। ये जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है इसको कहा जाता है यूज़र इंटरफेस। आपको बता रहा होता है कि नाम के साथ आपने अल्फ़ाबेटिक में नाम इंटर करें, CNIC नंबर के साथ आपने जो है वो आपने न्यूमेरिक डाटा इंटर करना है, जो आपसे कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो इसको कहा जाता है डिज़ाइन फेज़। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा जी कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो हमारी कोडिंग होते हैं। अब देखें, जिस तरह आप देखें कि कोई भी बटन है, मिसाल के तौर पर ये बटन जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं, ये सेव का ऑप्शन परफॉर्म करते हैं। ये कैसे परफॉर्म करता है? ये कोडिंग है। इसके बैक पर हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड इस्तेमाल किया है, जिसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सी का कर सकते हैं, C++ का कर सकते हैं, पाइथन का कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड होता है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए हम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हमने सॉफ्टवेयर को चेक करना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं। अब जिस तरह कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कोई भी गलती होती है उसको कहा जाता है बग्स। जब हम गलती को ठीक कर देते हैं उसको कहा जाता है डीबग। तो यानी कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डिज़ाइन पर क्लिक कर रहे हैं, हमें लेआउट का डाटा ओपन कर रहा है, या हम लेआउट पर क्लिक करें तो हमें जो है वो डिज़ाइन का डाटा शो कर रहा है। इस तरीके से आपने उसकी टेस्ट करना है। लास्ट है काम हमारे पास बेटा मेंटेनेंस, आखिरी फेज़ है। सॉफ्टवेयर को जारी करने के लिए इसकी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर को जैसे जैसे टाइम टू टाइम डाटा चेंज होता जाता है, और आपने ये भी देखा कि हमारे जो टूल्स इस टाइम अवेलेबल हैं, नेक्स्ट में आने वाले टाइम में हमारे पास इससे एडवांस टूल होंगे। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे पास पहले मौजूद नहीं थी, अब अवेलेबल है, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनर को तमाम काम जो है बहुत मेहनत के साथ करने पड़ते थे, और अब देखें कि उसका वही काम जो है वो चंद सेकंड में हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। ये क्या, इसकी वजह से कि ये मेंटेनेंस है। जिस तरह आपका डे टू डे टाइम चेंज होता जाता है, हमारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाती हैं, तो इसके मुताबिक हमने अपना डाटा जो है वो AI के मुताबिक हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपकी मेंटेनेंस कहलाती है। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ SDLC। SDLC का पहला स्टेप डिफाइन करें। तो देखें बेटा कि पहला जो स्टेप थी हमारे जो SDLC था वो रिक्वायरमेंट थी। तो अगर वो आपसे रिक्वायरमेंट का कहे तब भी आपने इस चीज़ पर नोट लिखना है। अगर वो कहेगा फर्स्ट स्टेप, तो आपको ये तमाम जितने भी स्टेप है ना, इनको एक सीक्वेंस वाइज है, आपको एक सीक्वेंस वाइज ही इनको याद करना होगा। क्योंकि जिस तरह अभी हमने पहले से देख चुके हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी तो हम एनालिसिस कर सकते हैं। जब हमारे पास डिज़ाइन फेस होगा तब भी हम उसके बैक पर हर बटन के पीछे कोडिंग कर सकते हैं। जब हमारे पास कोड होगा फिर हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास मेंटेनेंस था। जी हमारे पास फर्स्ट, अब इसमें डिफ़ाइन करना है हमने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का। तो इसमें हम क्या बता रहा है कि ये आपका पहला फेस है, जिसमें आपने क्या करना होता है कि अंडरस्टैंड करना है। और इस इब्तदाई मरहले का मकसद ये होता है कि हमने मालूमात इकट्ठी करनी कि सॉफ्टवेयर को क्या करना है। इसमें उन लोगों से बात की जाए जो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। अब सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाला पर्सन कौन सा होगा बेटा? इसमें जो है वो हमारे क्लाइंट्स होगा या स्टेक होल्डर्स होता है। अब जो जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है, समझना है, हमने उनसे पूछना है कि आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अब स्टेक होल्डर में हमारे पास यूज़र भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है। यानी कि वो तमाम अफराद या ग्रुप्स जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को रिज़ल्ट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन तमाम से हमने बातचीत करनी है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। हमने जो है वो आप किस तरीके से डाटा चाहते हैं, उसके मुताबिक हमने मालूमात जो है वो इकट्ठी करनी होती है।
बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हम क्या पूछते हैं कि क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन द एग्जांपल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या आ सकती है। अब देखिए हमने मेरा मेन मकसद ये था कि आपके पेपर बुक में से जो इम्पोर्टेंट से शॉर्ट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको हमने बनाना है। अब देखिए कोई भी हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू ऐप बनाएंगे। अब न्यू ऐप जो बनाएंगे वो किसी स्कूल के लिए बनाएंगे, जिसमें हम पूछ सकते हैं भी स्टूडेंट्स के हवाले से पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स जिसमें इन्वॉल्व होंगे, टीचर्स हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। अब स्टूडेंट से पूछा जा सकता है बताएं भी आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब स्टूडेंट ये कह सकते हैं जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि जो मेरा स्कूल की टाइमिंग है वो मेरी अप टू डेट होनी चाहिए। उसके बाद फ़ीस का वोचर जो है वो मेरे पास होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि मेरे वीकली और मंथली जो टेस्ट रिपोर्ट की हिस्ट्री मैं देख सकूं, ये स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। जब टीचर से पूछा जा सकता है कि भाई आप बताएं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब टीचर भी ये कह सकती हैं कि मेरे पोर्टल के ज़रिए एक तो मुझे टाइमिंग का पता होना चाहिए कि जिस तरह स्कूल की टाइमिंग चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और मुझे स्टूडेंट के बायोडाटा कंप्लीट पता होना चाहिए ताकि मैं उनके पेरेंट्स से बातचीत भी कर सकूं। और मेरे पास जो है वो इतना डाटा होना चाहिए कि मैं जो वीकली डाटा मंथली डाटा जो मैं मैनुअली टेस्ट बच्चों का चेक करके उनके मार्क्स अपने पास रखती थी, उसको रखने की बजाय मेरे पास एक ऐसा पोर्टल हो, एक ऐसा डाटा हो, एक ऐसा डाटा शीट मौजूद हो जिसमें मैं स्टूडेंट का डाटा पुट कर सकूं। और एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा जा सकता है कि आप बताएं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब एडमिनिस्ट्रेटर ये कह सकता है कि मैं स्टूडेंट और टीचर्स के डाटा उनके न्यू अकाउंट को अपडेट कर सकूं और न्यू ऐड उनके लिए अकाउंट बना सकूं। और उसके अलावा मेरे पास ये भी ऑप्शन हो कि मैं जिससे भी बात करनी, जैसे अब स्टूडेंट्स का डाटा है, अब स्टूडेंट्स का फ़ीस चालान फॉर्म है वो मैं स्टूडेंट को भी सेंड कर सकूं। अब ये रिक्वायरमेंट थी, ये एक एग्जांपल ली हमने स्कूल की। इसी तरह बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स फर्दर होती हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ वी कैन गैदर डाटा इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज, कि किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को। अब देखें इसमें हमारे पास जो की एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें इंटरव्यू एंड सर्वे है, ऑब्जर्वेशन है और डॉक्यूमेंट रिव्यू। इंटरव्यू सर्वे हमें क्या बताता है कि हमने आस्किंग क्वेश्चन एंड कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम पोटेंशियल यूज़र, जिसमें आपने क्या काम करना है, जो इसका मुतल्लिका पर्सन है उससे आपने इंटरव्यू करने, उनसे सर्वे करना है, उनसे फीडबैक लेना है ताकि आपको इसके हवाले से पता चल सके। अब देखिए बेटा कि हमने उनसे सवालात करने हैं। अब सवालात क्या करते हैं, फ़ेस टू फेस करते हैं, इंटरव्यू में करते हैं। जिस तरह आपने देखा होता है कि किसी पर्सन से जो इंटरव्यू कर रहा होता है उसने पहले ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखा होता है और इसको जो है वो उसके बाद उसका जवाब भी लिख रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो है डाटा उसको पता चल जाता है कि उसने सवालात कौन से करने और उसको जो जवाब मिल रहे होते हैं वो उसको साथ साथ नोट भी कर रहा होता है। उसके बाद है बेटा हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जिसमें हमने लोगों को देखना है कि लोग क्या काम कर रहे हैं, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर हमने किसी के लिए बना के दे रहे हैं तो यूज़र आकर किस तरीके से डिमांड करता है, क्या यूज़र आकर बताता है उनको किस तरीके से वो अपनी जो है डिमांड करता है और कैसे जो है वो शॉपकीपर उनकी डिमांड को फुलफ़िल करता है। ये तमाम चीज़ों को आपने ऑब्जर्वेशन करनी है बगैर किसी पूछे हुए। आपने उनका मौजूदा सिस्टम के हवाले से आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये डॉक्यूमेंट रिव्यू। डॉक्यूमेंट रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो उनका मौजूदा डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैनुअल रजिस्टर पर वो काम कर रहे हैं, उसको आपने देखना है। जिसमें रिपोर्ट्स आ जाता है, उसका मैनुअल आ जाता है, वो तमाम रिकॉर्ड आप जब समझेंगे फिर आपको क्लियर तरीके से पता चल सकता है कि आपने जब कंप्यूटराइज करेंगे कौन कौन सा डाटा उनको लिखना पड़ेगा और कौन से ऐसे फार्मूले अप्लाई किए जाएंगे ताकि वो उनका काम जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो सके।